नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 2011 से लेकर 2022 के दौरान जो एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे उनको। इस सीरीज का ये मेरा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए पीवाईक्यू को और इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए पीवाईक्यू को। इंडियन पॉलिटी तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, क्योंकि उससे औसतन प्रत्येक वर्ष 22 से 25 प्रश्न देखने को मिले हैं और इसीलिए 6 लेक्चर्स के माध्यम से हमने इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी का पीवाईक्यू, और मॉडर्न हिस्ट्री से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे में एग्जाम देने से पहले वो जो दोनों टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। उन्हें देखने के लिए आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पीवाईक्यू इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए भी सारे लेक्चर्स और मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए भी सारे लेक्चर्स वहां पे आपको दिख जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को। एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत अधिक प्रश्न प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। लगभग प्रत्येक वर्ष 4 से 5 प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको अपने स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। मेरे साथ ही इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के और चंद्रगुप्त प्रथम के। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे और उन दोनों यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे। तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं शुंग वंश की। तो शुंग वंश की स्थापना किया पुष्यमित्र शुंग ने और इसने 1885 ईस्वी पूर्व में अंतिम जो मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठा। और पुष्यमित्र शुंग के विषय में जो जानकारी है वो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी अभिलेख में कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए और उनके अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहित थे पतंजलि। अब उस समय शुंग वंश के सांस्कृतिक विकास क्रम को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ जिसमें पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई ऐसा माना जाता है। इसी काल में भागवत धर्म का उदय व विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई और शुंग काल को ही ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। तो ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल ये रहा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है अंग, मगध, मल्ल, वत्स। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्लगढ़ राज्य में जिसकी राजधानी कुशीनारा थी। तो 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु हो गई जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। सी हमारा उत्तर है। आइए अब थोड़ा सा गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म स्थान नेपाल के कपिलवस्तु का लुम्बिनी ग्राम, पिता सुदोधन, माता महामाया, गोत्र गौतम, पालन पोषण मौसमी प्रजापति गौतमी द्वारा, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से विवाह, पुत्र का नाम राहुल, वैराग्य उत्पन्न करने वाले जो 4 दृश्य थे जिसके बाद इन्हें वैराग्य हुआ, जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, ठीक है। तो
गृह त्यागने के पश्चात 35 वर्ष की आयु में उरुग्वेला में एक अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात सेनापति ग्राम में निर्जना, जो फल्गु नदी कहते हैं, नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को क्या कहा गया? संबोधि। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को कहा गया संबोधि। और 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध उरुग्वेला से वाराणसी के पास स्थित सारनाथ आए और यहां वे ऋषि पत्नम एवं मृगदाव आश्रम में प्रांत ब्राह्मण सन्यासियों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश उन्होंने दिया और इसे क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला, तो बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये सब प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बुद्ध ने पावा में चुंद नामक लुहार के घर भोजन सुकर मच्छी ग्रहण किया, जिससे वे उदार विकार पेचिश से पीड़ित हो गए और बीमार अवस्था में कुशीनगर आए। कुशीनगर में सुभद्र को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, किसे अंतिम उपदेश दिया? तो उसका नाम था सुभद्र। तो 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हिरण्यावती नदी के तट पर कुशीनारा में बुद्ध का निधन हो गया और बुद्ध के निधन को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। देखिए, सेम प्रश्न रिपीट हो गया जो हमने अभी मतलब तथ्य में देखा था। वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी और राजगृह। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। तो 3 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अगला, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, अजातशत्रु, चंड प्रदोत, प्रसेनजीत और डी उदयन। तो राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा, हर्यक वंश का शासक। ठीक है, तो आइए, अजातशत्रु जिसका नाम था कुड़िक, इसकी बात करें तो पिता बिंबिसार की हत्या कर ये मगध का शासक बना। बौद्ध ग्रंथ में अजातशत्रु को पितृहंता घोषित किया गया है। इसे बेदही पुत्र एवं अशोक चंड भी कहा गया है। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपड़ी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में ही किया गया। अजातशत्रु की भी वही दुर्दशा हुई जो इसके पिता की हुई थी इसके द्वारा। तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो 5 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुल 4 कथन हैं। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ ईस्वी पूर्व। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ। तो विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। तो 57 और 58 ये दोनों में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ये सही वाक्य है, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। दूसरा, शक संवत सन 78 से प्रारंभ हुआ। तो ये भी सही है। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। तो देखिए, गुप्त काल की स्थापना तो श्री गुप्त ने की, लेकिन 319 ईस्वी से चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन प्रारंभ किया और उसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। तो इसका आशय उससे है, तो ये भी सही है। और भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192। तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें
मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। तो यहां से भी माना जा सकता है, ठीक है। अब ये मान्यता की बात है, अगर गुप्त काल को न माने, क्योंकि श्रीगुप्त से प्रारंभ हुआ था, अगर ये तर्क न ले चंद्रगुप्त प्रथम वाला, और भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 इस तर्क से न ले बल्कि गुलाम वंश की स्थापना से ले, तो इसका उत्तर भिन्न हो सकता है। लेकिन ऐसे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 डी हमारा उत्तर है। तो 6 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हड़प्पा स्थल और उनकी स्थिति, मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ठीक है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। डी, राखीगढ़ी है हरियाणा में। डी का 2 हमें कहां दिख रहा है? डी का 2 हमें सी में दिख रहा है और कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो डी का 2 और सी का 1, कालीबंगा राजस्थान, और बी का 4 दायमाबाद महाराष्ट्र, और ए का 3 मांडा जम्मू कश्मीर। यानी 7 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम, कुंभा, परुष्णी, सदानीरा, सुत्रुदी, गंडक, काबुल, राबी, सतलज। देखिए तो कुंभा ये कहा गया काबुल नदी को, ठीक है। तो ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? बी में दिख रहा है, ठीक है, और कहीं नहीं दिख रहा है। उत्तर हमें मिल चुका है। बी का 3 परुष्णी राबी, सी का 1 सदानीरा गंडक को कहा गया, सी का 1, और सुत्रुदी ये कहा गया सतलज को, डी का 4, ठीक है। चलिए आइए यहां पर देखें हम जो है सप्त सिंधु जो नदी का उल्लेख है उसमें, तो सिंधु वर्तमान नाम सिंध, वितस्तता, झेलम, अस्कनी, चिनाब, परुष्णी, राबी, बिपाशा, ब्यास, सुत्रुदी, सतलज, सरस्वती, घग्घर। तो सिंधु नदी आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी और सरस्वती नदी को आर्य पवित्र नदी मानते थे। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा, देवीतमे, अभितमे कहा गया है। ये सब प्रश्न पूछा जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। तो निम्नलिखित में से पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, उसका नाम है बौद्ध गया निरंजना या फल्गु नदी। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिंथ, मेसिडोनिया, सीरिया। तो अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का शासक था। तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें 5 यवन राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो आइए अशोक के 13वें शिलालेख को देख लें हम, ठीक है। तो अशोक के समकालीन 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख है। पहला है एंटियोकस सेकंड, सीरिया का शासक। फिलाडेल्फस टालमी जिसे तुर्मय कहा गया, सेकंड, मिस्र। एंटीगोनस मकदूनिया, मागस सीरियन, और अलेक्जेंडर एपिरस, ठीक है। इसी 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का और वहां हुए विनाश का विस्तृत वर्णन किया गया है। और समीपवर्ती राज्यों की सूची यौन, कंबोज, कंधार, रटिक, राष्ट्रिक, भोजक, पितना, आंध्र, नाभक, पिरामिदिस आदि ये सब मिलता है, ठीक है। 8वें अभिलेख में क्या उल्लेख हुआ है? ये अशोक के अभिलेखों से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बिहार यात्रा को त्याग धम्म यात्रा का आरंभ और शुरुआत बोधगया से की। 9वां, जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत तथा यात्रा के पूर्व होने वाले समारोहों की निंदा की गई। 10वां, यश और कीर्ति की जगह धम्म का पालन करने पर बल दिया गया। धम्म नीति की व्याख्या की गई 11वें में।
14वें में इसमें लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए बारंबार प्रेरणा दी गई। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन, वहां के विनाश का वर्णन, अशोक के समकालीन 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख किया गया। अगला, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। तो पुंड्रवर्धन भूति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। 11 का उत्तर हमारा है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कपूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, सौंदरानंद अश्वघोष। तो देखिए निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है कपूर मंजरी। कपूर मंजरी की रचना राजशेखर ने किया है। हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इसका जो है लेखन कार्य किया है। तो कपूर मंजरी हर्ष नहीं है, राजशेखर है। ठीक है। तो गुप्त काल की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, जिसमें कि बहुत सारी रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। देवी चंद्रगुप्त, गुप्तम और मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, मृच्छ कटिकम मिट्टी की गाड़ी सुद्रक, अमरकोश अमर सिंह, कामसूत्र वात्सायन, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीतिसार कामनंदक, काव्य दर्शन 10 कुमार चरित्र दंडिन, किरात अजूर्नियम भरावी, रावण वध वत्स भट्टी कवि, विशुद्धि मग बौद्ध ग्रंथ बुद्ध घोष, न्यायावतार जैन ग्रंथ सिद्धसेन, चंद्र व्याकरण चंद गोमीन। अगला, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र और राजाधिराज प्रथम। तो ये कुलोत्तुंग प्रथम ने किया। उसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो 13 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वोत्तम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अर्थवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है। तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। सी हमारा उत्तर है। आइए थोड़ा हम बात करें ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। माना जाता है इसकी रचना सप्त सान्धव प्रदेश में हुई। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास द्वारा की गई। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 मंत्र अथवा ऋचा या श्लोक हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में दूसरे से 7वें मंडल तक प्राचीन माने जाते हैं, जिन्हें वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है। 1, 8, 9 तथा 7वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है। अब एक एक मंडल और उसके रचयिता और उसमें की विशेषता। तो द्वितीय गृत्समद, तृतीय विश्वामित्र गायत्री मंत्र का उल्लेख, चौथा वामदेव कृषि संबंधी प्रक्रिया, 5वां अत्रि भारद्वाज, 7वां वशिष्ठ दशराजन युद्ध का उल्लेख, 8वां कण्व ऋषि व अंगिरस, 9वां पवमान अंगिरा सोम का वर्णन, 10वां क्षुद्र सुत्तीय महासुक्तीय। ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलन, सुबद्ध। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबद्ध। ठीक है। तो इसी को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, सुबद्ध, सुभद्र। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर से भूमि। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है। तो सीता एक प्रकार का कार्य था और इस विभाग का जो अध्यक्ष था उसे सीता अध्यक्ष कहते थे। तो 16 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ए 78 ईस्वी सन, बी 81 ईस्वी सन, 98 ईस्वी सन, 121 ईस्वी सन। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है
81 ईस्वी सन। तो कनिष्क 78 ईस्वी सन में शासक बना, उसके तीसरे वर्ष की ये तिथि है 81 ईस्वी सन। बी हमारा उत्तर है। अब कनिष्क से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। तो देखिए, कुषाण वंश का ये सबसे लोकप्रिय शासक था कनिष्क। 78 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा एवं देवपुत्र की उपाधि धारण की, और अपनी गद्दी पर बैठने की तिथि 78 ईस्वी में इसने एक संवत चलाया जो शक संवत के नाम से जाना गया, अभी भी चल रहा है। ठीक है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक के बाद भारत में सम्राट कनिष्क ही एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसका साम्राज्य सबसे बड़ा था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडवलन में किया गया, जिसका अध्यक्षता वसुमित्र तथा उपाध्यक्षता अश्वघोष के द्वारा की गई। और राज तरंगड़ी में उल्लेख है, जो कल्हड़ ने लिखा है, कि कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। अगला, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, यानी बिना कर लगाए? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन प्रथम। तो बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराने का कार्य रुद्रदामन प्रथम द्वारा किया गया है। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई, जिसका की मरम्मत कार्य अशोक ने भी करवाया था। तो डी हमारा उत्तर है। ठीक है। तो रुद्रदामन उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। इसके बारे में जानकारी जो मिलती है वो मिलती है हमें जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख से, और इस अभिलेख में ही लिखा है कि रुद्रदामन ने गिरनार की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की बिना बेगार के मरम्मत करवाई। और जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है। ये सारे तथ्य सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकने वाले तथ्य हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? भीम कटफिसेस, कुजूल कटफिसेस, कनिष्क, हर्मवीज। तो निम्नलिखित में से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन निर्मित उपयोग के लिए किया गया था भीम कटफिसेस के द्वारा। ये हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? मतलब किन अभिलेखों में अशोक कहा गया है अशोक को? उसे तो कई नाम से, देव नाम, प्रियदर्शी। ठीक है। तो अशोक किस अभिलेख में कहा गया है? गुर्जरा, अहरौरा, ब्रह्मगिरी, सारनाथ। तो निम्नलिखित अभिलेखों में से अशोक का नामोल्लेख हुआ है गुर्जरा अभिलेख में। आइए थोड़ा सा देख लें किस अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है। तो अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्य तौर पर देव नामपीय कहा गया है। भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है, जबकि मास्की अभिलेख में उसे बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उदयगोलम के अभिलेखों में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है और सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऐसा कहते हैं कि परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त भी धारण करता था, और यही कारण था कि इस प्रश्न को आयोग ने अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया। इसका कुछ भी उत्तर नहीं माना गया, लेकिन सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ही पहला शासक था गुप्त वंश का जिसने परम भागवत की उपाधि को धारण किया। यहां पर आप देखें तो गढ़वा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा गया है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम गुप्त सम्राट था। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो निम्नलिखित में से धर्मपाल, पाल वंश के धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 22 का उत्तर हमारा है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। तो निम्नलिखित में से त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था चोल। ठीक है। तो 8वीं शताब्दी
में कन्नौज पर अधिकारिता को लेकर के त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में चोल इसमें शामिल नहीं था। अगला, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को, और इसे कहा गया अघन्या, यानी जो मारे जा सकने लायक न हो, जो मारा न जा सके, मारने योग्य न हो, अघन्या। तो गाय हमारा उत्तर है बी। अगला, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के और सूत्रों के। तो ये पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित्र, ये ठीक है। चलिए बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में सम्राट और सूची 2 में उनकी टाइटल्स। तो अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। तो अशोक को कहा गया प्रियदर्शी, ए का 2 और एक का 2 हमें केवल मिल रहा है सी में। तो 26 का जो हमारा उत्तर है वो हमें मिल चुका है। केवल एक तथ्य हमें पता था, उसके बाद भी हमें उत्तर मिल गया है। इसके पश्चात बी का 1 यानी समुद्रगुप्त पराक्रमांक, सी का 4 चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, डी का 3 स्कंदगुप्त क्रमादित्य, ठीक है। तो सी हमारा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? नियाकस, आनेसिक्रिस्टस, डाइमेकस, अरिस्टोब्यूलस। तो निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत डाइमेकस नहीं आया था। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था और यह सीरिया का राजदूत था, ठीक है। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ किताब है और दूसरी तरफ उसके लेखक। लाइफ ऑफ वेनसियांग हुइली, द नेचुरल हिस्ट्री टालमी, हिस्टोरिकल फिलिपिकल और द हिस्ट्रीज हेरोटोडस। तो देखिए द नेचुरल हिस्ट्री ये टालमी ने नहीं लिखा है बल्कि इसे पिल्ली ने लिखा है। तो यही सही सुमेलित नहीं है, बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? जनपद, दुर्ग, मित्र, कोष। तो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का दिया हुआ है, चाणक्य का दिया हुआ है सप्तांग सिद्धांत, उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में। तो पूछा जा रहा है कि 7वां अंग कौन सा है सप्तांग सिद्धांत का? तो 7वां अंग सप्तांग सिद्धांत का है मित्र। तो सबसे पहले स्वामी यानी राजा, उसके बाद राजा की सहायता के लिए अमात्य यानी प्रधानमंत्री, उसके बाद जनपद एक क्षेत्र, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद कोष, उसके बाद दंड और अंत में मित्र, ठीक है। सी हमारा उत्तर है। अगला, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, नौधनाढ़ व्यापारी। तो दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। सी हमारा उत्तर है। अगला, हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था किसने? मयूर शर्मन, हरिचंद्र, दांती दुर्ग और हर्ष। तो हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दांती दुर्ग ने। सी हमारा उत्तर है। तो राष्ट्रकूट शासक दांती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी महादान, जिसका अर्थ है वो यज्ञ कराने का कार्य किया था। सी हमारा उत्तर है। अगला, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहां से? सरायनाहर, राय से, दमदमा से, महादहा से, लंघनाज से। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। दमदमा
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। तो यहां से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो यहां पर कुल 41 समाधान है, 41 कब्रें हैं, जिसमें से कि 35 कब्रों में सिंगल 100, 5 में डबल 200 और एक ऐसा है कब्र जिसमें 3 मानव कंकाल निकले हैं। ठीक है, चलिए दमदमा। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़, घघरिया, बगहीखोर, लेखैया। तो विंध्य क्षेत्र के लेखैया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। डी हमारा उत्तर है। आप देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से प्रीवियस ईयर में कितने कम प्रश्न हैं कि 2011 से शुरू करके हम 2016 पर आ चुके हैं और प्रश्न संख्या अभी 33 ही है। तो लगभग हर वर्ष 6 से ज़्यादा तो कभी मुझे नहीं दिखा किसी वर्ष में, और 3 प्रश्न भी पूछे गए हैं, केवल 3। ठीक है, चलिए अगला। दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे डी.के. चक्रवर्ती, डी.पी. अग्रवाल, W.A. फेयर सर्विस और ए घोष। तो दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस थे। इन्होंने 1971 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें प्राचीन पुरातात्विक अध्ययन का वर्णन किया गया है। सी हमारा उत्तर है। अगला, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? सेम प्रश्न रिपीट होकर क्या गया? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल। तो विक्रमशिला बिहार का संस्थापक धर्मपाल था, पाल शासक धर्मपाल। तो 35 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख, रुम्मनदेई स्तंभ लेख, वेनसांग के विवरण द्वारा और प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो हमने देखा कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके विनाश का वर्णन किया गया है। तो अशोक का 13वां शिलालेख, ए हमारा उत्तर है। अगला, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की, गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो पृथ्विया प्रथम वीर, पृथ्वी का प्रथम वीर या पृथ्वी पर जिसका कोई प्रतिद्वंदी न हो, ये उपाधि थी समुद्रगुप्त की। पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि, ए उत्तर है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2011 से लेकर के 2016 के दौरान यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हमने डिस्कस किया। इसके पश्चात हम 2016 से आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।